आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की प्रसिद्ध युवा भाजपा नेता, महिला नेता अल्पा विजय वर्गीय से। अल्पा विजय वर्गीय जी जयपुर में प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी प्रकोष्ठ की कन्वीनर हैं। इसके अलावा तिरुपति मीडिया हाउस की फाउंडर हैं। इसके अलावा जो अल्पा जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जुड़ी हुई हैं। जयपुर में सोशल मीडिया का एक चर्चित महिला चेहरा है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो जयपुर। राजनीति में एक महिला जब राजनीति में आती हैं तो उनको पहला ऐसा कौन सा चैलेंज है जो उनको फेस करना पड़ता है राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर? सबसे पहला उनको एक ही चैलेंज फेस करना होता है कि सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए जनता के सामने अपनी आवाज़ को रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता आपकी सोसाइटी की तरफ से, आपकी फैमिलीज की तरफ से। मतलब फीमेल्स की एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ होती है लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि उनको ग्रोथ करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता। अगर कैसे तैसे वो आती भी हैं तो टांग खींच दी जाती है, उनको वापस पीछे धकेल दिया जाता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको ये करने का अधिकार नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन और उनके ऊपर डाल दी जाती है। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी का जयपुर में एक चर्चित चेहरा है। हमने देखा है सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आप क्या लक्ष्य लेके राजनीति में आए हो मैम? मेरा अभी कुछ खास बड़ा लक्ष्य नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, अगर मैं आती हूँ, अभी मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, बहुत कम लेवल पे, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है डिजिटली ग्रो करना। पर अगर मैं आगे जाके फ्यूचर में कभी इस लेवल पे ग्रो करती हूँ तो मेरा एक ही मकसद है, वुमेंस को और जो देश का युवा है उसे ग्रोथ के लिए पूरी तरह से अवसर प्रदान करना। जो फीमेल्स पीछे रह गई है किसी रीज़न से, अपनी जिम्मेदारियों के चलते या उन्हें मौका नहीं मिला इसके कारण, तो उन्हें वो मौका मिले, उन्हें वो ग्रोथ मिले जो वो एक्सपेक्टेड। क्योंकि हर इंसान एक सपने के साथ आता है और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मेरा एक मानना है कि हर फीमेल को डिसीज़न मेकिंग की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसे वो यूज़ करना चाहिए। क्या होता है, डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपको सपोज आज मैं आपके लिए बात करूं, आपने बोला अपन इंटरव्यू, अगर आज मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया होता तो हो सकता है चीज़ें टल जाती। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। आपने क्या डिसीजन लिया उसका रिजल्ट आपको कुछ सालों बाद पता चलता है, सेम डे कभी नहीं पता चलता। और अगर आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए डिसीजन ले लिया जाता है और उसे आपको ज़िंदगी भर ढोना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक फ़ीमेल होने के नाते हर फीमेल को डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और उसे उस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फ्रेंडशिप जग जाहिर है, वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध है। मैम, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अटैक किया है। पहले 25%, फिर उसके बाद 25% उन्होंने एक तरह से पेनल्टी भारत पर थोपा है। तो लगता है जैसे ना सिर्फ उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की पीठ में खंजर मारा है बल्कि पूरे हर भारतीय की पीठ में खंजर मारा है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी इस वजह से विपक्ष के निशाने पर। आप क्या सोचते हैं टैरिफ के बारे में, आपकी क्या ओपिनियन? टैरिफ को लेकर मेरा एक ही आंसर है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि डिसीजन लेना सरकार के हाथ में है। मोदी जी और बीजेपी और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छा अपना जो भी डिसीजन लेगी डेफिनेटली देश के हित में लेगी। पर इससे जो माना है निर्यातकों पे प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं आज हम इतने स्ट्रांग हो गए कि शायद एक आम आदमी पे इतना मतलब असर पड़ नहीं रहा। आप देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने भारत को इस लेवल पे ला दिया है कि 25 का 50% जो बढ़ा है ना, उसको जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और जो वोकल फॉर लोकल जो उद्यमी है या अपने देश में जो स्वदेश को अपनाना, प्रोडक्ट सब बनाना, उसके थ्रू इस चीज़ को कवर किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट भी इस चीज़ में हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है और आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सेकंड पीएम है जो भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अनेक राजनीतिक गौरव गाथाएं जोड़ी जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके मंच को शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। मैं तो बहुत छोटी हूँ उनसे, मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं। और अगर आज एक ऐसे लीडर के साथ में काम करने का चांस मिलता है या उनके बारे में कुछ कहने को मिलता है तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं इस जन्म में उनके लिए कुछ कह पा रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नहीं किया। आर्टिकल 370 जिसको हटाना बहुत टास्क था, ऐसा
खतरनाक टास्क था, उन्होंने इसको इजीली परफॉर्म किया। आज लोग जीत रहे। आज राम मंदिर का मुद्दा ले लो आप, कितने हजारों करोड़ों लोगों की, श्रद्धालुओं की आस्था पे का इम्पैक्ट आया उस पर। उसके अलावा उन्होंने 3 तलाक को ख़त्म किया। मोमडन कम्युनिटी पर कितना अच्छा इम्पैक्ट गया है इसके लिए। एक फ़ीमेल सुरक्षित हुई है, अगर एक फ़ीमेल की बात करूं, यहाँ धर्म संप्रदाय को नहीं लाके, बट 3 तलाक एक ऐसा बड़ा मुद्दा था हर कम्युनिटी को, कैसे वो उसको झेल रही थी फीमेल्स वहाँ की, वो ही जानती हैं। तो आप और हम कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर मोदी जी की बात करें तो राम मंदिर निर्माण उन्होंने कराया, उन्हीं के उसमें हुआ है, नहीं तो आम आदमी कराने की भी नहीं सोच सकता था। कितने लोगों का बलिदान उसमें गया है। उसके अलावा ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर लो, और उसमें सबसे बड़ा मोदी जी का विकसित भारत 2047 का सपना। हमें उन सबको उनके साथ में रह के, उनके साथ में काम करके इस चीज़ को पूरा करना है। राजस्थान की जो मौजूदा भजनलाल सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी विपक्ष के निशाने पर है। उन विपक्ष का आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है वो डेवलपमेंट के कार्यों को वो रफ्तार नहीं दे पा रही है, जो कि अशोक गहलोत के शासन में लगातार आगे बढ़ रही थी। हालांकि अभी राजस्थान का मैटर अभी भजनलाल साहब ने आगे बढ़ाया है। तो मैम, आपको क्या लगता है ये सरकार किस तरह काम कर रही है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। भजनलाल जी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, उन्हें आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये उनका राजस्थान वो बने, वो फर्स्ट टाइम ही बने। तो हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही है और करेगी, और इसका रिजल्ट राजस्थान के हर इंसान को देखने को मिलेगा। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो कहीं ना कहीं कोई मौका चाहिए। जो भजनलाल जी की सरकार है, वो उनके कार्यकाल में या जो काम चल रहा है उसमें सुशासन और पारदर्शिता दिखाई दे रही है। अब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो तो उनकी वो है, उनको मुद्दा चाहिए उठाने के लिए। 31 को पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक पेचीदा सब्जेक्ट को लेकर एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी क्रिटिकल मुद्दा है, पेचीदा मुद्दा है। इस मुद्दे पर आपकी एक सेंसिटिव राय क्या है, आपकी क्या सोच है? आपको कैसे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में पॉसिबल हो सकता है? आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को पेचीदा मुद्दा कह सकते हैं? विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो केवल राजनीतिक मुद्दों से इसे उलझा रहा है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज आप वन नेशन वन इलेक्शन को जो अपॉर्चुनिटी से यूज़ करते हैं और इसे लागू करते हैं, तो आप देखिए ना, अर्थव्यवस्था पे कितना फ़ायदा मिलेगा। जो चुनाव पे इतना खर्चा होता है, बार बार लोगों की ड्यूटीज़ लगती है, इधर से उधर जाना है, 10 तरह की चीज़ें चुनाव के एक्स्ट्रा खर्चों को बढ़ाती है, वो सारी चीज़ें कम नहीं होगी। हर चीज़ की देखो, आज इलेक्शन टाइम चलता है तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है कि आज छुट्टियां हो रही है, आज ये हो रहा है, आपकी ड्यूटी वहाँ लगाई जा रही है। ये सारी चीज़ें भी तो बंद होगी, एक ही बार तो होगा सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे डिजिटल होती जाएगी, आम आदमी को फ़ायदा होगा। वन नेशन वाले इलेक्शन में जो आज वोट में गिरावट है, वोट की परसेंटेज में गिरावट है, वो भी कम हो जाएगी। सामने वाले आदमी को एक ही बार जाके वोट देना है। आप समझिए कितना इम्पैक्ट आएगा। आपने वन नेशन वन इलेक्शन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा। मैम, जो चुनाव आयोग अलग अलग डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्टेट्स में जब इलेक्शन होते हैं, उसमें पॉलिटिकल करप्शन या पॉलिटिकल वोटिंग से रिलेटेड जब इशू क्रिएट होते हैं, अभी राहुल गांधी अभी वोट चोरी का जो मुद्दा लेकर आए हैं। तो मैम, जब चुनाव आयोग और हमारी गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग चुनाव को कराने में सक्षम नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा सब्जेक्ट है। ये पेचीदा सब्जेक्ट नहीं है, इसको पेचीदा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अगर किसी ने सोचा गया है, अगर आपको क्या लगता है मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई है, ये कॉन्सेप्ट लाया है, तो सोच समझ के लाया होगा। खेल तो उनके लिए भी नहीं है कि हाँ बोल दिया और हो जाएगा। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के इस चीज़ को किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, सरकार जो आम आदमी है उसका साथ चाह रही है, और जो भी हो रहा है आम आदमी के लिए, के हित के लिए ही हो रहा है ना कहीं अगर बचत होगी, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, जो खर्चे एक्स्ट्रा लगते हैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वो सब बचेगा। तो कहीं ना कहीं वो उसका बेनिफिट किस पे उठेगा? देश के विकास में ही जाएगा, आम आदमी के भले के लिए ही जाएगा। मोदी जी तो कुछ अपने साथ लेके जाएगा नहीं, या बीजेपी की पार्टी के मेंबर तो अपने साथ लेके जाने नहीं रहे। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया पर भी दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे छाया रहता है। अभी आपने महिला सुरक्षा के लिए मोदी साहब के गुणगान किए, लेकिन मैम, मोदी सरकार एक सब्जेक्ट को लेकर कटघरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में है। आपके सामने सवाल इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आप एक महिला हैं। जब आप सुनती हैं पढ़ती हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल और 90 साल की महिलाओं के बच्चियों के साथ रेप, तो क्या विचार मन में सबसे पहले आता है?
सबसे पहले तो यही आता है कि रेप का नाम लिया जाता है ना, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और एक फीमेल होने के नाते मैं इस बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि जब एक किसी के साथ रेप होता है ना, तो आप और हम तो सोच भी नहीं सकते वो जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरती है। अब अगर बात की जाए तो कपड़ों को लेकर की जाती है, संस्कारों को लेकर की जाती है, या देश के माहौल को लेकर की जाती है, पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों पर आता है। फीमेल जिम्मेदार है या आदमी जिम्मेदार है, इसके लिए क्या बोल सकते हो। इतना जो आज का माहौल है इतना गलत हो चुका है ना, आप किसको, सबसे पहले शुरुआत इसके लिए आपको अपने आप से करनी होगी। आप किसी का वेट ही क्यों कर रहे हो कि आपको किसी भी कोई सी भी सरकार, मैं इस जगह ना तो बीजेपी को ले रही हूँ, ना इस जगह कांग्रेस को ले रही हूँ, ना किसी भी पार्टी को ले रही हूँ। मेरा टारगेट है खुद एक फीमेल को अपनी सुरक्षा के लिए, बजाय उसको फालतू की रीलें बनाने के लिए, खुद के डेवलपमेंट पे और खुद की ग्रोथ पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे ये नहीं समझ में आता। आज की फीमेल्स की बात की जाए तो मैं ये बात एक वुमेन प्रेसिडेंट, नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट हूँ IHRD में, उस नाते भी कह रही हूँ कि मैं हर औरत से, हर फीमेल से, हर लड़की से ही कहना चाहूँगी, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते हो। अगर आज आपको हस्बैंड के साथ, आज डिवोर्स इतने हो रहे हैं, आप लोग अफेयर्स इतने पकड़े जा रहे हैं सब, अरे आपको किसी के साथ रहना नहीं है तो उसको छोड़ो ना, उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। आप अपने रास्ते जाओ, आप अपने करियर पे ध्यान दो। आजकल के आप एक कॉन्सेप्ट और देखो कि शादी हो गई, बस तलाक लिया, उससे एलिमनी ली और चले जाना। क्यों जाना है भाई। आप जिस आदमी के साथ रहना नहीं चाहते उसका पैसा लेके भी क्या करोगे। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बना के रखो। आप क्यों नहीं बना सकते हो। एक औरत हो, जब आपको लगता है आप ये कर सकते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने हितों के लिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करो ना। क्या सरकार मौके नहीं दे रही। हर एक औरत को आज डाउन टू अर्थ जाके एक काम करने वाली, आप अगर देखोगे एक मेड जो झाड़ू पोछा करके मेहनत करके कमाती है, उससे लेकर अगर देश की, आज हमारे प्रेसिडेंट जो मैडम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो मतलब यहाँ से लेकर डाउन टू अर्थ अगर आप जाना चाहो तो लोअर से लेकर हाईएस्ट कैटेगरी की डेजिग्नेशंस अवेलेबल है। आप क्यों अपने ग्रोथ पे काम नहीं करते हो। क्यों दूसरों पर ठीकरा फोड़ने पर लगे हो कि भाई हमें ये यहाँ से नहीं मिल रहा, हमें ये वो नहीं मिल रहा। आप सबसे पहले अपने स्टैंड लेना तो सीखे ना। औरत वो सीखती नहीं। 2025 एक ऐसा साल रहा है, 2025 से पहले का इतिहास था कि ससुराल में या पति के पक्ष के विभाग में, डिपार्टमेंट में महिला को प्रताड़ित किया जाता था, दहेज से संबंधित हत्याएं होती थी। लेकिन ये साल साबित हो रहा है वुमेन क्राइम के लिए, हस्बैंड्स की हत्या हो रही है। एज ए वुमेन आपको क्या लगता है, हस्बैंड को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है। मेरे इस बारे में ये कहना है कि जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो क्या होता है ना, महिलाओं के लिए जो रूल बनाए गए हैं, जो एक फ़ीमेल के लिए रूल बनाया गया है, जो उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, कई फीमेल्स ने इस चीज़ को पूरी तरह से गलत यूज़ किया है। वो अपने उसमें कि मतलब उसको अगर आपको उस घर में वो आज़ादी नहीं मिल रही है ससुराल में, तो वो क्या करती है, अपने उस बनाए गए कानून का गलत उपयोग कर रही है। वो उस आदमी को, क्योंकि क्या है, रिलेशन सामने आ गए, किसी और के साथ में रिलेशन, ठीक है आपका सामने आ गया, मेरी इस बारे में कि आप छोड़ दो, सामने वाले इंसान को छोड़ दो, अपनी लाइफ में वो अपना करेगा, अपने बच्चे। आप किस लेवल पे, अभी ये सोनम हत्याकांड हुआ, सोनाली हत्याकांड हुआ, फीमेल जेंट्स मार के आप काट पीट के एक दूसरे को पकड़ रहे हो। ये तो एक मानसिकता है कि मेंटली विक्षिप्त हो गए हो, मतलब आप किसी के लिए इस लेवल तक के सामने वाले को मारने पे तुल गए। लास्ट सवाल है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप तिरुपति मीडिया हाउस की फाउंडर हैं। किस तरह आपने शुरुआत की, किस तरह आपको इसको शुरुआत करने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आपके जो मीडिया हाउस है इसका लक्ष्य क्या है, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हो। तिरुपति मीडिया हाउस मेरा एक ड्रीम कंपनी है। इसको मैंने बहुत अकेले शुरू किया था, एक अकेले टेबल पे स्टार्ट किया था तिरुपति मीडिया हाउस में। शुरुआत में मैंने अपने रिलेशंस में अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके प्रमोशन से काम किया। तिरुपति मीडिया हाउस बनाने के पीछे या इस कंपनी को रन करने के पीछे मेरा एक ही एम है, तिरुपति मीडिया हाउस के थ्रू ऐसे लोगों को प्रमोट करना, इतने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्योग को। मेरा मानना है आपको डिजिटली आना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। क्लाइंट बनाना ऑनलाइन, आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आज सोशल मीडिया। इसके थ्रू आप कहीं भी, आज मैं जयपुर बैठी हूँ बट मेरे क्लाइंट्स अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, हिमाचल, अदर स्टेट से, अदर सिटीज़ से, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया के भी क्लाइंट्स हैं। तो आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। मैन पावर कम होती है, आप डिजिटली काम करते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मिलने का मौका, जानने का मौका मिलता है। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि तिरुपति मीडिया हाउस के थ्रू हम उन ब्रांड्स को, उन पॉलिटिकल प्रमोशन, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबको प्रमोट कर सकें, उनकी एक अच्छी छवि बना सकें, या उनके बिजनेस को एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट। क्योंकि एक सवाल हम लास्ट आपसे और जोड़ेंगे, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल और बिजनेस सेक्टर से जुड़ी हुई वुमन है,
सो आप सोसाइटी में जो वीक वुमेन हैं, जो कमज़ोर वुमेन हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको परिवार के लेवल पर काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल लेवल उनको चैलेंजेस, तो आप उनको क्या खास मैसेज देंगी, टिप्स देंगी कि नहीं आप ये रास्ता अपनाओ और आगे बढ़ो? जो बात आपने कही कि जो डाउन टू अर्थ फीमेल है उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप डिसीज़न लीजिए तो सही। आपको कहीं ना कहीं ईश्वर है, वो आपके साथ और आपके लिए रास्ते बना देता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत बहुत पुअर फैमिली से थी। शायद मेरी फैमिली में इतना भी नहीं था कि हम लोगों को एक टाइम पे खाना तक की हमारे दिक्कत रही थी, बट धीरे धीरे शादी हुई, आफ्टर मैरिज मैं सेटल हुई। पर मेरी स्टडीज़ और मेरी पढ़ाई शादी के भी 10 साल बाद शुरू हुई है। मेरी जब शादी हुई थी, मैं अपने बारे में पर्सनली आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी बहुत कम एज में 17th की एज में हो गई, और शादी के 10 साल बाद दोबारा से मैंने री स्टडीज़ करी है, 12th किया है, अपनी कॉलेज पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन की है। उसके बाद में काफ़ी टाइम मैंने प्राइवेट जॉब्स वगैरह करने के बाद में अपनी ये कंपनी स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस गेन किया। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। परफेक्शन आपके पास तभी आएगा जब आप 10 जगह ठोकर खाओगे। और जब मैंने स्टार्ट किया कुछ भी नहीं था, ना कोई माइंड में ऐसा था, बस हाँ मुझे क्रिएटिविटी करना पसंद था, मुझे वीडियोस बनाना पसंद था, मुझे रील्स बनाना पसंद था। और आज भी मेरी टीम साथ में है। आप पूछ सकते हैं, मैं मेरी इस कंपनी में टीम होने के बावजूद भी कम से कम 80% काम मैं अकेले करती हूँ, क्योंकि मुझे करना पसंद है। यूँ नहीं कि मेरी टीम है वो नहीं करेंगी, बट मेरी टीम मुझे 100% सपोर्ट करती है, फिर भी मैं अपने काम खुद करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आप जब तक अपने काम को खुद नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। और रही बात जो फीमेल्स की आप कह रहे हो, तो वो डिसीजन ले तो सही, उनके लिए इतने मौके खुलेंगे, इतने मौके खुलेंगे। और ये जो होते हैं ना, कई बार हम माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम ये नहीं कर सकते। आप करने की ठानो तो सही। अगर हौसला बुलंद है ना, तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके साथ लगने वाले को भेज देता है, जो आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने कितना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू वेरी मच मैम। नहीं, धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला एज अ लीडर। तिरुपति मीडिया हाउस की तरफ से मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। और इसी चैनल के थ्रू मैं एक बात और कहूँगी, हर बिजनेस ओनर को, हर पॉलिटिकल लीडर्स को या किसी को भी, आपको किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म की या किसी भी तरह की डिजिटली हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, तिरुपति मीडिया हाउस ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। आप 24/7 कॉल कर सकते हैं। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, किसी तरह की बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प चाहिए, तो हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स में मैं वुमेन प्रेसिडेंट हूँ, तो उस नाते मैं सब फीमेल्स को, हर फीमेल को, लेडी को या बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अपने अधिकारों के लिए और अपने लिए डिसीजंस लेना सीखिए। और जो ह्यूमन राइट्स में आप लोगों को जो अधिकार मिले हैं उनका गलत उपयोग मत कीजिए। एक फ़ीमेल होने के नाते मुझे फ़ीमेल का ये रुख अपनाने से भी बहुत मुझे गलत लगता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि एक फ़ीमेल राइट को आप गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं। सेव अर्थ मिशन में मैं नेशनल हेड हूँ। उसके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि सेव अर्थ मिशन एक ऐसा काम कर रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 5 जून जो एनवायरनमेंट डे था, उस पर हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके हमने 1 घंटे में 5,08,000 प्लांट्स लगाए हैं। और आप उसे ग्लोबली भी चेक कर सकते हैं हमारी ऐप्स पे, और उस पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा हम इसी पे काम कर रहे हैं, कैसे भी करके हमारा एक ही मिशन है कि 2040 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन को जीरो करना है, और नेट ज़ीरो पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम कार्बन इमिशन डाउन करने के लिए और सोलर पैनल्स वगैरह और सोलर वाली जहां एनर्जी कंजप्शन कम हो, इस प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। इको सेविंग प्रोडक्ट्स पे और प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने सुना अल्पा विजय वर्गीय को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के बावजूद फिर भी उन्होंने अपने जुझारू तरीके से पार्टी की लाइन से हटके हमारे सभी सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।